सवाल तो आपके जहन में जरूर आ रहे होंगे कि आखिरकार बीजेपी की इतनी सीटें कम क्यों हो गईं? इतना तामझाम किया गया, इतना प्रचार प्रसार किया गया, इतने नुमाइंदे लगाए गए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दूसरे प्रदेश प्रदेश में प्रचार के लिए भेजे गए, लेकिन फिर भी सीट कम निकली। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि जिस पूरी मीडिया में या जिस पूरे अखबार तंत्र में या जिस पूरे एफएम रेडियोस में सरकार के लिए एक तंत्र लगा दिया गया कि जो मुखड़े, जो शब्द, जो बयान बीजेपी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे थे, उनको पूरा अमल किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कट सवाल तो आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी पार्टी की इतनी सीटें कम हो गई। कौन सा ऐसा धनुष चला कि जिसके बाद एक पार्टी की सीटों को धराशायी होना पड़ा। हालांकि वो बात अलग है कि सीटें जीत चुके हैं और पार्टी फिर से सत्ता पे आ गई है, वो बात अलग है। लेकिन सवाल ये सबसे पहले आपके जरूर उठ रहा है कि जो पार्टी कह रही थी कि हम 400 पार के बाद जाने वाले हैं, लेकिन वो 400 तो छोड़िए, आप उस पे 350 भी नहीं आ सके, आप 300 पर भी नहीं आ सके और आप 300 के नीचे आ गए, यानी कि आंकड़ा गिर गया आपका। तो समझिए, आप शुरुआती दौर से लेकर के आखिरी दौर तक तो समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल काफी एनालिसिस करने के बाद में जब आकलन किया गया, देखा गया, समझा गया, चीजों को बारीकी से समझा गया, क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं तो आपको लगता है कि 400 के पार भैया सीटें तो बीजेपी की या एनडीए की आ ही रही हैं, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं 400 आएंगी तो 350 आ जाएंगी, अरे नहीं 350 आएंगी तो 300 तो आएंगी आएंगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में 300 का आंकड़ा पार किया था। लेकिन अब 2024 में ऐसा नहीं हुआ। एक पॉडकास्ट होता है जिसमें 4 से 5 लोग बैठते हैं और आपस में बात करते हैं, और भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई है, उसमें स्मिता, जो एएनआई की मालकिन है, वो बैठती हैं और 4 लोग और बैठते हैं, जिसमें पत्रकार होते हैं, लेखक होते हैं। वो कई सारी चर्चा करते हैं, पूरा भारत उनको देखता है और भारत के बाहर भी लोग देखते हैं। और उसमें कुछ भारत के प्रमुख पत्रकारों का नाम लिया गया, जिसमें से नाम है पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी और ध्रुव राठी, और भी अन्य हैं, जिसमें बताया गया कि इन नामों ने भारत में कहर ढा रखा है। अब ये मेरे शब्द हैं, हालांकि आप भावनाओं को समझिए, शब्द अलग हो सकते हैं और भावनाएं या यूं कहें रिजल्ट एक हो सकता है। ये ऐसा क्यों हुआ? दरअसल आप एक खेमे की बात को समझिए। भारत में अब 2 फड़ हो चुके हैं मीडिया के ही। एक सोशल मीडिया काम कर रही है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रही है। यानी कि एक लेफ्ट मीडिया चल रही है, एक राइट मीडिया चल रही है। लेकिन जो नए मुद्दे की टीम है और नए मुद्दे का मकसद है, वो मकसद ये है कि ना हम लेफ्ट में हैं, ना हम राइट में हैं। हम दोनों चीज का आकलन करेंगे, समाकलन करेंगे और उसके बाद उन चीजों को व्याख्यान करेंगे जो देश और दुनिया में हो रहा है। तो बातें मैं कर रहा था कि 2 विचारधाराएं हो गई हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट की हम बात करेंगे तो वो सत्ताधारी पार्टी की बात करती है। आप चैनल खोलिए, आप अखबार खोलिए, तो मोदी जी ने ये तीर मारा, मोदी जी ने वो तीर मारा, इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि वाकई में मोदी जी ने भारत में बहुत काम किया। हालांकि जो पॉडकास्ट हुआ एएनआई के द्वारा, उसमें भी ये बातें की गई कि मोदी जी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, लॉन्च किया, कई सारे पुल बनवाए, यानी कि भारत में उस मुकाम पर खड़ा कर दिया जो मुकाम पर पहले भारत नहीं था। लेकिन एक ठसक ये भी लग गई कि जब इतना मोदी जी ने कर दिया तो फिर इतनी सीटें क्यों गिरी? तो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 1 का उत्तर समझ लीजिए। दरअसल क्या होता है कि जो मीडिया दिखा रही थी, वो मीडिया एक पक्ष ही दिखा रही थी। द्वितीय पक्ष को दिखाना उसने गवारा नहीं समझा। एक पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि विपक्ष ने ऐसा क्या कर दिया कि जो इतनी सीटें बढ़ गई। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 में 80 सीटें लाने की बात
बीजेपी कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने आंकड़े को बहुत गिरा दिया और तकरीबन 37-38 सीटें अखिलेश यादव की आ गई। तो ये ऐसा आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे उत्तर प्रदेश में या भारत में, भारत को छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें अन्य राज्य आते हैं, उसमें कहीं पर कांग्रेस है, कहीं पर बीजेपी है, लेकिन हम यूपी की बात करेंगे तो एक-एक बंदे से अगर आप पूछेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बीजेपी उत्तर प्रदेश में अच्छा कमाल करने वाली है। नहीं 80 आएंगी तो 75 आएंगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। यहां पर अखिलेश यादव ने बाजी मार ली है। तो ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये हुई कि मोदी जी ने अयोध्या पर राम मंदिर का निर्माण करवाया। हालांकि जब कोर्ट से आदेश आया उसके बाद वो सारी प्रक्रियाओं के तहत हुआ। देश भर से चंदा मांगा गया, बड़े-बड़े मतलब टीम झाम किया गया, जो आपने जनवरी में 22 जनवरी 2024 को देखा। हालांकि ये भी एक चुनाव का ही प्रोपेगेंडा था कि चुनाव के पहले ही उसको मंदिर को चालू करना जरूरी है क्योंकि इसका फायदा चुनाव में मिलेगा। लेकिन साहब फायदा तो छोड़िए, सीधे तौर पर नुकसान हो गया कि अयोध्या की सीट ही नहीं निकली। इस पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि अयोध्या की सीट यानी कि बीजेपी की पार्टी क्यों नहीं जीती, सपा पार्टी का व्यक्ति जीतता है, ऐसा क्यों? अब ये तय कर पाना भी अलग होता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप जमीनी स्तर पर जाएंगे तब आपको बारीकी समझ में आएगी। अयोध्या में ऐसा ये हुआ, मीडिया ये दिखा रही थी कि मंदिर बन रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा रही थी कि मीडिया मंदिर कैसे बनना है। चंदा लिया गया, डेवलप किया गया, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के दिल में ठसक लगी है कि उनके मकानों को तोड़ा गया, उनकी जरूरतों को नहीं समझा गया, उनको शायद उतना मुआवजा नहीं मिला। तो अयोध्या के वासियों ने बगावत कर दी। बगावत का मतलब ये कह सकते हैं कि वोट नहीं दिया और सपा पार्टी का व्यक्ति जीता। अब इतने सारे मीम्स चल रहे हैं उसमें कि लोग कह रहे हैं कि अब हम अयोध्या के लोगों ने धोखा दिया, अयोध्या के लोगों से हम सामान नहीं खरीदेंगे, यानी कि पूजा पाठ करने जाएंगे लेकिन वहां के लोगों से चीजें नहीं खरीदेंगे। ये कई सारे मीम्स बन रहे हैं। हालांकि अगर आप जड़ की बात समझेंगे कि आप कितना भी धन कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आप खाएंगे रोटी और सब्जी और पिएंगे पानी ही, ये आपकी बेसिक नीड होती है। इसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं, वो अलग विषय होता है। इसी प्रकार से अयोध्या में भी बेसिक नीड्स की जरूरत ये थी कि उनके मकानों को ना तोड़ा जाता, उनके रोजगार को समझा जाता। अब रोजगार तो उन्होंने दिया, अब ऐसा रोजगार दिया कि वहां पर टूरिस्ट प्लेस बच गया है। जो व्यक्ति था, शायद नौकरी की तो भारत में बात हो नहीं रही है, आप पकौड़े बेचिए, आप प्रसाद बेचिए, आप कुछ भी बेचिए, आप अपने साथ जीवन यापन कीजिए। क्यों? कि अयोध्या के पास में तो इतना धन है नहीं कि वो लोग वहां पर जमीन लेकर के अब अपना कोई बड़ा बिजनेस खरीद सकें, क्योंकि अमिताभ बच्चन सरीखे लोगों ने वहां पर करोड़ों और अरबों रुपए की जमीन खरीद रखी है और भविष्य में व्यापार करेंगे। यानी कि अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, ये तो प्लान पहले से चल रहा है। ये तो सारी बातें रही। अब हम बात करेंगे अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी और साक्षी जोशी, अभिषार शर्मा की, ध्रुव राठी की। इन लोगों ने क्या किया है कि ये मैं चौथी बात बताने जा रहा हूं कि पहला पॉइंट तो ये है कि अब एएनआई हो या बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल हो, उनको पब्लिक नहीं देख रही है। वो इस वजह से नहीं देख रही कि क्योंकि उनको ये पता चल गया है पब्लिक को कि आप एक ही पक्ष की बात दिखाते हैं और मोदी जी के गुणगान में लगे रहते हैं चौबीसों घंटे। जब आप टीवी खोलेंगे तो सिर्फ मोदी जी का गुणगान। देश की किसी भी कोने में कौन सी ऐसी बात चल रही है कि जिससे पक्ष और विपक्ष की बातें हों या निष्पक्ष चीजें दिखाई जाती हों, ये विश्वास है। अब जनता ने सोशल मीडिया के लोगों को देखना शुरू कर दिया। ये जो मैंने नाम बताया आपको, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, ये सारे लोगों को देखना शुरू कर दिया। रवीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कम समय में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप समेटी है। इस महीने और ज्यादा समेटेंगे। लेकिन आकलन ये नहीं है, आकलन ये है कि पब्लिक अब वो देखना चाहती है जिसमें, क्योंकि पब्लिक खुद बुद्धिजीवी हो गई है, वो जानती है कि अब आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं और इसका मकसद क्या है बोलने का, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा बोलने के बाद में, ये सारी चीजें तय होती हैं। और यही कारण है कि इन व्यक्तियों की वजह से बीजेपी की सीटें सीधे तौर पर कम हुई हैं। बीजेपी ने जो काम नहीं किए हैं उनकी वजह से कम हुई हैं। जो रोजगार की बात बीजेपी करती है कि हमने इतने रोजगार दिए,
हो सकता है कि ऊँट के मुँह में जीरा आपने दिए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह हो सकती है और भी कई सारी वजह हैं कि आप अपने गुणगान के जो कसीदे दिखाते हैं, बताते हैं, ये अब जनता को ठीक नहीं लगता। अब लगता है कि आप जेन्युइन बातें कीजिए, आप ज़मीन की बातें कीजिए। आप ये ना बताइए कि हम वहाँ पर नदी के अंदर जाकर के पानी में हम बैठेंगे और तपस्या करेंगे तो बहुत बड़ा कार्य किया। आप ये मत दिखाइए कि बड़े महँगे या लाखों करोड़ों के आप कुर्ते या हवाई जहाज़ से घूमेंगे, तो मैंने बहुत बड़ा काम किया। हालाँकि आप प्रधानमंत्री हैं या यूँ कहें कि बड़े नेता हैं, तो आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन आप ज़मीन पर आकर देखेंगे ना, तब आप चीजें समझ पाएंगे कि अयोध्या का दर्द क्या है। अयोध्या का या यूं कहें कि अन्य राज्यों के पिछली जातियों का दर्द क्या है। अन्य लोगों में यूं कहें कि जिनके पास रोजगार नहीं है, जिन पे जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, इसका आंकड़ा आपको और ठीक करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं देश और दुनिया में, उस पे भारत कभी आगे दिखाई देता है और कभी पीछे दिखाई देता है। लेकिन रिपोर्ट्स का आकलन तय कर पाना और जमीन पर काम करना बहुत अंतर है साहब। जब आप ऊपर की बातें करेंगे और जमीन पर आएंगे ना, तो बड़ा अंतर दिखाई देगा। क्योंकि आप जैसे भारत में एक चीज देखते होंगे या यूपी में कि कहते हैं कि आपको कोई रोजगार करना है तो एमएसएमई के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। लेकिन आप खुद देखिएगा, जब आप एमएसएमई के ऑफिस में जाएंगे या किसी ऐसे संस्थान पे जाएंगे कि जहां पर आप बताएंगे कि हम रोजगार करना चाहते हैं, तो वो आपको कितने चक्कर कटाता है, कितने चक्कर कटाता है, शायद आप कर भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे और इन चीजों को भी समझ रहे होंगे। इतना आसान नहीं है कि आपने कह दिया और अधिकारियों ने मान लिया और जमीन पे वो चीजें फॉलो हो गई। ऐसा कतई नहीं है। हम भी जमीन पर ही रहते हैं और जमीन की चीजों को हम बताते हैं। अभी मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो सिर्फ इतनी बताई है कि सीटें भारत में कम क्यों हुई, उत्तर प्रदेश में कम क्यों हुई। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो व्यूवरशिप है वो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ चुकी है और सोशल मीडिया की चीजों को, और वो भी उन सोशल मीडिया में उन लोगों को फॉलो करती है जो सच की बात करती है, दिखावे की बात नहीं करती है, पॉइंट की बात करती है, फैक्ट की बात करती है, एनालिसिस की बात करती है, ना कि बनावटी, रंगमयी या यूं कहें कि मेकअप की हुई बातों से अब जनता सामने नहीं खड़ी होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चीजों को समझें। आने वाले समय में आपको हम यूट्यूब के साथ साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई देंगे। नमस्कार।